तो एक तो जज्बाती माहौल था, लेकिन जज्बात के साथ क्या आपको बड़े पैमाने पर गुस्सा दिखा? क्या आपको ये लगा कि अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो क्या आपको लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड नजर आए? ये बात है कि अगर कोई ऐसी स्ट्राइक होती है, ईरान उसके लिए तैयार है, मेंटली तैयार है, उसकी जनता तैयार है, उसकी सेना तैयार है, और फिर यह है कि फिर वो सीधे ईरान ग्राउंड इन्वेजन करे। ये सारी पोजीशन जो अमेरिका अपनी रख रहा है, ट्रम्प जो रख रहे हैं, इससे आखिर क्या हासिल करना चाह रहे हैं? और इसीलिए देखिए आज एक बयान भी आया ईरान की तरफ से। देखिए अभी जो स्थिति है उसमें अगर हम एक कमांडो ऑपरेशन कर दें और 100 अमेरिकन को उठा लाएं तो ये बहुत आसान काम हो। तो अगर ग्राउंड इन्वेजन ईरान अगर करेगा तो क्या उनके सैनिक क्या फिर इसके लिए तैयार हैं? स्टेट ऑफ हुर्मुज बिल्कुल साफ कर देना चाहिए। ईरान उसको एक वैसा मुद्दा नहीं मानता कि कोई फौरी मुद्दा है, वो अब ईरान की नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का हिस्सा बन गया। सवाल मेरा फिर ये है कि हॉर्मुज की स्थिति को आप फिलहाल कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कोई बीच का रास्ता निकालने में इंटरेस्टेड होगा ईरान? ट्रम्प का भी माइंडसेट वही है नेतन्याहू की तरह, बस ये है कि वो उस तरह के जेनोसाइड की बात खुल के नहीं करता, लेकिन वो भी ऐसी बातें करता है। पहले ये होता था कि वो जो कहते थे दुनिया उस पर यकीन कर लेती थी, अमेरिकन भी यकीन करते थे। अब लेकिन सिचुएशन पोजीशन पूरी बदल गई है। लोगों ने देखा, इराक देखा, अफगानिस्तान देखा। तो इसलिए देखिए अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, और इस बार की वोलेटिलिटी में सबसे जो बड़ी बात है कि अमेरिका इजराइल की तैयारी नहीं। नाउज में हम डेटा और ग्राउंड रियलिटीज के जरिए वो स्टोरीज आपके सामने लाते हैं जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है या गलत तरीके से पेश किया जाता है। हम एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, यानी हमारे पीछे किसी तरह की कोई कॉर्पोरेट बैकिंग नहीं है। हमारी असली ताकत आप हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और ज़रूरी स्टोरीज लगातार आपके सामने आती रहें तो हमारी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके लिए मुमकिन हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के ज़रिए आप हमें सपोर्ट करें, ताकि हम यूं ही आपके सामने स्टोरीज लाते रहें और यूं ही काम करते रहें। आदाब, नाउज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच फिर से वॉर छिड़ गई है? क्या जिस तरह के पिछले 3-4 रोज से हम एक्सचेंजेस देख रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच में, क्या इसको ये कहा जा सकता है कि ये अब एक फुल फ्लेजेड वॉर है, या फिर अभी इसी तरह के एक्सचेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे? आपने ये देखा कि आयतुल्लाह अली खामनाई के फ्यूनरल में 43 मिलियन के करीब लोगों ने शिरकत की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कुछ का तो ये तक क्लेम है कि ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्यूनरल था। लेकिन उसके बाद या उसी के दौरान लगभग हम कह सकते हैं, हमने ये देखा कि कैसे पहले ईरान ने हॉर्मुज में 2 जहाज़ों को निशाना बनाया और फिर उसके बाद अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, और उसके बाद हम लगातार ये देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमला किया जा रहा है। हालांकि ये हमले अभी सदन ईरान तक ही लिमिटेड हैं, लेकिन हमले लगातार किए जा रहे हैं और अब तक के मुताबिक इसमें 30 लोग अब तक हताहत हो चुके हैं ईरान के। हालांकि क्लेम तो ये भी किया जा रहा है कि अमेरिका के भी कई सैनिक हताहत हुए हैं और बड़ी तादाद में जख्मी भी हुए हैं, क्योंकि जिस बड़े पैमाने पर ईरान ने रिटेलिएट किया है, बहरीन, जॉर्डन, कतर, कुवैत, यहाँ तक कि ओमान और UAE, यहाँ पर जिस तरह से मारा है, और ख़ासतौर पर बहरीन और जॉर्डन में जिस तरह से रिटेलिएट किया है ईरान ने, उसकी तस्वीरें जो हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि क्या अब ये लड़ाई सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच न होकर क्या अब ये मल्टी फ्रंट हो गई है? क्योंकि आपने देखा होगा कि हुतीज और जो सऊदी अरब है उनके बीच भी जंग का एक और फ्रंट खुल गया है। क्या ये अमेरिका की कोई नई साजिश है? ये पूरा का पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो वॉर है, अब किधर जाती हुई नजर आ रही है? इसके क्या नतायज होंगे? क्या अमेरिका इसको नवंबर तक ड्रैग करना चाहेगा? क्या ट्रंप इसको ड्रैग करना चाहेंगे? क्योंकि नवंबर में मिड टर्म पोल हैं और उसके बाद हम इसको एक बड़ी वॉर में तब्दील होता हुआ देखेंगे। क्या अभी भी जो अमेरिका कर रहा है वो इजराइल के कहने पर है, और इस पूरी जंग का क्या सेंटर अब सिर्फ हॉर्मुज बनता हुआ नजर आ रहा है कि उसका दादा कौन होगा, उस पर किसका कब्जा होगा?
मेरे साथ इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए वॉर हिस्टोरियन, वेस्ट एशिया मामलों के जानकार, जानी-मानी शख्सियत अमरेश मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमरेश जी अभी ईरान से लौटे हैं। अमरेश जी उस वक़्त वहाँ पर मौजूद थे जब ये ऐतिहासिक फ्यूनरल शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का हो रहा था। वहाँ से उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है। इनफैक्ट जब ये वॉर शुरू हो गई थी तब तक वो वहाँ पर थे। तो एक कह सकते हैं कि एक टेस्ट या एक एक्सपीरियंस उनको उसका भी मिला है। हालांकि जब 12 दिन की वॉर हुई थी उससे पहले भी इत्तेफाक ये है कि अमरीश जी वहां पर थे। अमरीश जी, वेलकम टू नाउज नेटवर्क। थैंक यू बुशरा। अमरीश जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि मैं आपके एक्सपीरियंस पर आऊंगी, मैं आपसे जानूंगी कि आपने क्या देखा है ईरान में जब आप पहले गए थे और अब जब आप ईरान गए हैं तो कितना बदला हुआ आपने ईरान को देखा है। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल जिसको ऑडियंस को जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि अभी इस वॉर को आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? क्या आप इसको कहेंगे कि ये वॉर शुरू हो गई है? देखिए, इस पे क्या है, अभी जो पूरी सिचुएशन है उसमें यह है कि एमओयू खत्म हो गया और एमओयू के खत्म होने के बाद अगला स्टेप वॉर ही है, लॉजिकल। लेकिन ये अभी कहना कि वॉर शुरू हो गई है या जंग अपने परवान पे चढ़ गई है, ऐसा थोड़ा सा मतलब थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि सैटरडे को नेतन्याहू अमेरिका जा रहे हैं और सैटरडे के पहले मुझे लगता है कि अमेरिका अभी उस तरह से रिटेलिएट नहीं करेगा। अच्छा, पिछले 2 दिनों का अगर आप हिसाब उठा के देखिए तो जितना ईरान ने मारा है उसका 1/10 भी अमेरिका ने जवाब नहीं दिया है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है, जो ईरान सिद्ध भी करना चाहता था। जैसे जॉर्डन का एग्जाम्पल लीजिए, किंग फैसल जो बेस है अमेरिकन बेस जॉर्डन में, बहुत मशहूर बेस है, उस पर 4 मिसाइल्स ईरान ने मारी। अब उसके जो वीडियोज आए, और ये बात है 13 जुलाई की, आज 15 जुलाई, उसके जो वीडियोज आए उसमें तो ये दिख रहा है कि इंटरसेप्टर खत्म हो गए, है ही नहीं, कोई इंटरसेप्ट ही नहीं कोई करने वाला है। उसके बाद बहराइन पे आई। अब बहराइन में जो लगातार 12, 13, 14, आज भी सुबह ईरान ने मारा, बहराइन से जो वीडियो आ रहे हैं उसमें एक पेट्रियट मिसाइल अमेरिका की इंटरसेप्टर, वो इंटरसेप्ट करने के लिए लॉन्च हुआ और वो हवा में एक्सप्लोड हो गया। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अपना 3rd ग्रेड माल गल्फ कंट्रीज को दिए हुए इस समय सेल्फ डिफेंस के लिए। और ये सबसे बड़ा इशू है, अमेरिका क्यों नहीं रिटेलिएट कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को नहीं समझ में आ रहा है कि इस समय हम कैसे जंग को आगे बढ़ाएं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का इतना प्रेशर है, और मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि जो खबर इजराइल ने फैलाई, ट्रंप से कहा कि ईरान तुमको असैसिनेट करेगा, वो एक्चुअली इजराइल मैसेज दे रहा था कि इजराइल असैसिनेट कर सकता है ट्रंप को, और ट्रंप उस दबाव में आ गए। और इसीलिए, क्योंकि उनके तो हित में है ही नहीं, अमेरिका की पूरे सिस्टम, रूलिंग क्लास भी जो है वो डिवाइडेड है कि अभी ईरान के साथ हम जंग शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे। जो हॉक्स हैं, जो ये चाह रहे हैं कि जंग हो, आपने देखा होगा कि ट्रंप ने जब से कहा है, अकेले बोल रहा है वो, ना पीट हेग्सेट उनके साथ हैं, ना मार्को रूबियो बोल रहे हैं जो प्रो वॉर सेक्शन है। जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है वो तो शुरू से ही ईरान के साथ बातचीत और एमयू के पक्ष में थे। तो अमेरिका की जो सिचुएशन है उसमें यही है कि क्लैरिटी नहीं कि अब ये जो कर तो हो तो गया, एमओयू फाड़ के फेंक दिया गया। ईरान के पार्लियामेंट ने भी ये काफी दिनों बाद ईरान का पार्लियामेंट मिला, फ्यूनरल 3-4 दिन बाद, और ईरान उसने ऐतिहासिक रेजोल्यूशन लिया और उसने कहा कि हम इस एग्रीमेंट को तोड़ते हैं। न केवल ये, बल्कि अब तक जितने भी एग्रीमेंट वेस्टर्न पावर्स के साथ में सबको तोड़ते, और हम इंक्वायरी बैठाएंगे कि जो एग्रीमेंट हुए हैं वो किन लोगों ने किए, कैसे किए, उसका क्या नतीजा निकला, उससे सीआईए मोसाद का पेनिट्रेशन कितना बढ़ा, ये पूरी बात और इसके साथ साथ इसका बैकड्रॉप ये है कि मुज्तबा खामनेई पूरी तरीके से जो सुप्रीम लीडर है, जो उलेमाओं के वहां सबसे बड़े लीडर हैं और हेड ऑफ स्टेट है और कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, उनकी लाइन साफ आ गई। और वो ईरान के पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन में भी रिफ्लेक्ट हुआ। सरकार को ईरान की एक तरीके से चेतावनी दी गई है ईरान के पार्लियामेंट द्वारा कि रेवोल्यूशनरी लाइन पे आओ। अब बताइए, ये बात वहां उसमें मेंशन्ड है, इनकलाबी आप रास्ते पे आओ। इनकलाबी रास्ता मतलब एंटी इजराइल, एंटी अमेरिका,
commitment to uproot America from the Middle East and Israel, America and Israel from the Middle East. तो ये देखिए जो सिचुएशन है, ये आज 15 जुलाई को अगर हम यथार्थ जो पूरा जो ग्राउंड रियलिटी है उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो उसमें देखिए एक अजीब तरीके का स्टेलमेट है, और स्टेलमेट जिसमें ईरान का पक्ष भारी है और भारी होता जा रहा है, बल्कि वन साइडेड हम कहेंगे। पिछले 2-3 दिनों में ऐसा हुआ है मामला कि वन साइडेड जैसा हो गया। हालांकि ये जंग है, इसमें वन साइडेड नहीं होगा, जंग आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब नेतन्याहू वहां जा रहे हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, जंग के जो पूरे एक तरह से इम्कान है वो सामने। इसमें एक चीज जो मल्टी फ्रंट वॉर की है उसमें देखिए सऊदी अरेबिया ने मई के पहले हफ्ते में जो ट्रंप प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च करना चाहते थे कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से जहाजों को अमेरिकन प्लेन एस्कॉर्ट करे, तो सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया। उसके बाद अब अभी भी सऊदी अरेबिया ईरान के खिलाफ आने को तैयार नहीं, तो उससे कहा गया कि भाई यमन पे तो कुछ कर सकते हो। वो भी जो हुआ है, जो ईरान का प्लेन लैंड कर रहा था, सना में बॉम्बिंग हुई, हाफ हार्ट। अभी भी जो सऊदी अरेबिया मोबिलाइजेशन वगैरह करने की जो खबरें आ रही हैं, मेरे जो सूत्र है सऊदी अरेबिया के अंदर वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ हाफ हार्टेड है, एमबीएस नहीं चाहते। अरे एमबीएस वगैरह इस समय 2030 का विजन उनका डेवलपमेंट का इसका उसमें लगे थे, अब उनको जंग में खींचा जा रहा है। मतलब आप सोचिए कि बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी होगी। और ईरान में मैं आपको बताऊं, जो आपने एक चीज हमसे पूछी थी कि जब पहले हम ईरान गए थे, ये जो 40 दिन की जंग के पहले 12 दिन की जंग के बाद भी ईरान में एक दूसरी तरह का खुशनुमा माहौल था। मतलब इन द सेंस कि भाई रिलैक्स्ड माहौल था, दुकानें खुली थी, चीजें मिल रही थी, आप आराम से आ जा सकते थे। लेकिन 40 दिन की जंग ने जरूर एक बड़ा असर, एक बड़ी छाप छोड़ी है। ईरान में लोग बहुत ज्यादा सतर्क हो गए हैं, बहुत ज्यादा फॉरेनर्स के प्रति सस्पिशियस हो गए हैं, और ये हमको फ्यूनरल के समय भी दिखाई पड़ा। हर तरह के फॉरेनर्स को बकायदा जांचा जा रहा था, कोई उसमें ये बात ही नहीं थी आप जितने होंगे बड़े। आप सोचिए कि ये कॉन्शियस प्रयास ईरान ने किया कि इवन उनके एलाइज प्यूटिन और शी जिनपिंग ना आए, बल्कि डेलीगेशन आए, लोअर लेवल के ऑफिशियल्स आए। क्योंकि ईरान का ये मानना है कि जो लोअर लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं वो ज्यादा ग्राउंड रियलिटी के करीब होते हैं। एक मतलब जनरल बात मैं कह रहा हूँ, किसी एक स्पेसिफिक देश के बारे में नहीं, एक जनरल बात। तो सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन आया और मैंने बताया कि कुरान की उनके सामने जो आयत पढ़ी गई जिसमें साफ ये कहा गया कि बदर की लड़ाई को याद करो, कि मुस्लिम यूनिटी बहुत जरूरी है। कतर का डेलीगेशन आया, उसके सामने बात हुई कि रिपेंट करो, वो वाली आयत पढ़ी गई। उसके बाद तुर्की का आया, उसके सामने पढ़ी गई कि पैसिविटी गलत है, बोलते रहना और एक्शन में ना जाना ये बहुत गलत है। तो ये सारी जो चीजें थी, ये जो एक नए तरह की डिप्लोमेसी और नए तरह की पॉलिटिक्स थी, ईरान एज अ कंट्री बदल गया काफी हद तक, और एक वो रेवोल्यूशनरी मोड में आ गया, वॉर मोड में आ गया, इकोनॉमी भी उसकी वॉर मोड में। जब आपने वहाँ जाकर इस वक्त में, एक तो जज्बाती माहौल था जिस वक्त आप गए अभी, जाहिर सी बात है वो आखिरी सलाम पेश कर रहे थे अपने शहीद सुप्रीम लीडर को, और काफ़ी वक्त के बाद, काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद ये उनका फ्यूनरल हुआ। तो एक तो जज्बाती माहौल था, लेकिन जज्बात के साथ क्या आपको बड़े पैमाने पर गुस्सा दिखा? क्या आपको ये लगा कि अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो क्या आपको लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड नज़र आए? और ना सिर्फ लोग, बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो तमाम चीज़ें हैं, वो भी क्या आपको वेल प्रिपेयर्ड नज़र आई, या आपको लगा कि नहीं, एक डेंट, एक वो नज़र आता है कि ये मुल्क जो है अभी एक जंग से गुजरा है, और वो भी जंग ऐसी जो कि दुनिया के सुपर पावर से उन्होंने लड़ी है और जिसमें क्लेम किया गया कि वो जीते हैं? तो क्या आपको वहां पर मोटे तौर पर देखने के लिए मिला? और जब आप ये कहते हैं अमरीश जी कि जो फॉरेनर्स थे उनको एक तरह के से एक सस्पिशियस, एक शक की निगाह से वो देख रहे थे, क्योंकि मैंने भी देखा कि जब मैं लाइव वहां से देख रही थी कि जहां कहीं भी कोई रिपोर्टर वो कर रहे थे तो लोग खड़े होकर सुनना चाहते थे, समझना चाहते थे कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो क्या उनको हर चीज में लगता है कि कहीं ये कोई एजेंट तो नहीं है, कोई नेगेटिव बात तो हमारे लिए नहीं फैला रहा है, जो हमारी एक पॉजिटिव इमेज दुनिया में बन रही है, क्या उसमें कोई डेंट तो नहीं लग रहा? क्या ये तमाम चीजें आपने देखी वहां पर? नहीं, देखिए ईरान एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरा है, और ट्रॉमा देखिए जो जंग हुई वो उससे बड़ा ट्रॉमा जो जनवरी में हुआ, जो प्रोटेस्ट हुए,
और जिस तरीके से प्रोटेस्ट को मोसाद और सीआईए ने हिंसक बना दिया, और जिसमें काफी लोग उसमें शामिल हुए, फिर मारे गए, फिर अभी देखिए उसके बारे में बहुत सारी चीजें अभी जांच चल रही है। ऑफिशियल फिगर्स जो ईरान की सरकार ने दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें देखिए पूरी तरह से ये आया है कि 500 से 600 लोग ईरानी सोसाइटी के वो जो मारे गए हैं, और जिसमें ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो बकायदा जंग हुई है। अच्छा, अभी तक वो चल रहा है, एक्चुअली खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊं, मैं जहां था वहां पर भी मुझे कुछ ऐसे सस्पिशियस एक्टिविटी दिखाई पड़े, क्योंकि फॉरेनर्स को, एक ग्रुप है ईरान में जो फॉरेनर्स को कुछ मैसेजेस पास कर रहा था, और वो मैसेजेस ये थे, एक तो एंटी इस्लाम मैसेजेस थे जो कि तुरंत दिमाग दिमाग ठनका हमारा, और उसके बाद वो ये बिल्कुल जैसे इजराइल की जो लाइन है कि ईरान जो है अपने यहाँ लोगों का ध्यान नहीं दे रहा है, और मतलब ध्यान नहीं रख रहा है, और हिजबुल्लाह को फाइनेंस कर रहा है, आतंकवाद को फाइनेंस कर रहा है। इजराइल का ईरान से कोई झगड़ा नहीं है, ये ईरान जबरदस्ती क्रिएट कर रहा है, ईरान की लीडरशिप, ईरान की रिजीम। तो एंटी रिजीम प्रोपेगेंडा हमारे सामने चल रहा था। जब हमारे सामने एंटी रिजीम प्रोपेगेंडा चल रहा था, जानते, और फॉरेनर्स को टारगेट किया जा रहा था, वहां उन तक मैसेजेस पहुंचाई जा रही थी कि पता नहीं कौन क्या हो। तो अब ये देखिए, ऐसे माहौल में तो जनता जहां पर भी देख रही थी कि कोई भी इस तरह से सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, कोई भी अलग थलग कुछ बात करना चाह रहा है, कोई किसी को कोने में ले जा रहा है, कोई फॉरेनर, कोई पत्रकार भी किसी ईरानी को कोने में ले जाके बात करना चाह रहा है, तो वो लोग रोक रहे थे, और कई जगह तो वो लोग एग्रेसिव हो गए थे। अब उसमें देखिए यही बात है कि भाई हमारे साथ तो लोग थे जो खुद ईरान के थे, तो वो एक अलग मसला था। ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, जैसे हम हैं, तो उनके साथ लोग थे। लेकिन जो ऐसे जनरल पहुंचे थे, अब जनरल पहुंचने में भी दो कैटेगरी थी। अब जैसे हम लोग जब महान एयर की फ्लाइट जो मस्कट से तेहरान की थी, उसमें मुझे लड़के मिले, भागलपुर के लड़के थे, सीतामढ़ी के लड़के थे, लखनऊ के लड़के थे, कुछ कुशीनगर के लड़के थे जो अपने आप चल दिए, शिया लड़के थे वो, जो अपने आप अपने खर्चे पे वो चल दिए। उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं देखा, हमको ये भी नहीं पता है कि क्या होता है इनविटेशन, कैसे जाना है, बस हमने ट्रैवल एजेंट से फिक्स किया, पैसा था हमारे पास, हम आ गए। और वो लोग पहुंचे, और वो लोग किसी तरह से वहां पर कैसे रहे, क्या हुआ, हालांकि वहां सड़क पे इंतजाम था, और पूरी, क्योंकि 3-4 करोड़ जनता सड़क पे थी, इराक से बहुत लोग आए थे, उसके बाद लेबनान से बहुत लोग आए थे, तो ये सब वहां व्यवस्थाएं अच्छी थी, चाक चौबंद था वो। उस मामले में जो आपने कहा कि क्या है, तो ऑर्गेनाइज्ड माहौल हमको दिखाई पड़ा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो फॉरेनर्स आए उसमें एक तबका जो था वो अपनी श्रद्धा में आया, एक एक तबका था जो एक्सेस ऑफ आइडियोलॉजी के रेजिस्टेंस में आया। कुछ ज्यूज आए थे ब्राजील से जो लेफ्टिस्ट थे और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ थे, लेकिन एक बड़ा हिस्सा फॉरेनर्स का ऐसा भी था जो थोड़ा सा उस तरह का था। जी, आप एज़ एन इंडियन जर्नलिस्ट वहाँ पर क्या आपसे कुछ लोगों ने कुछ इस तरह के सवाल कुछ पूछे आपसे कि पहली बात तो क्या आपसे पूछा कि आपकी नेशनैलिटी और इन सब के बारे में? और अगर ऐसा पूछा गया और आपने अगर इंडियन बताया या वहाँ किसी ने आपको इंट्रोड्यूस कराया कि भई ये इंडियन जर्नलिस्ट हैं या जिस भी पोज़ीशन में आप वहाँ पर गए थे, तो मेरा सवाल आपसे ये है अमरीश जी कि क्या ये पूछा कुछ आपसे इस तरह के सवाल पूछे गए कि हमारी जो गवर्नमेंट का जो भी एक स्टैंड रहा है या फिर जो देना जो था उसमें जो कुछ हुआ और किस तरह से वो मेहमान थे हमारे उनके साथ जो हुआ, क्या उसको लेकर कोई सवाल आपसे पूछा गया हो? या इस तरह की कोई भी चीज़ क्योंकि जो जंग से पहले नरेंद्र मोदी गए थे इज़राइल और इज़राइल से नरेंद्र मोदी की नज़दीकियाँ, सरकार की नज़दीकियाँ किस तरह के कोई भी सवाल उनके ज़हन में थे? क्या किसी ने आपसे ऐसा कोई सवाल पूछा या वहाँ की जो प्रेस थी शायद उससे भी आपने बात की या उन लोगों ने आपसे बात की, तो उन्होंने क्या आपसे कुछ इस तरह के सवाल पूछे? टेल मी योर एक्सपीरियंस व्हाट ऑल यू हैव गॉन थ्रू देयर। नहीं, देखिए क्या है कि वहां पर जो 5 जुलाई को जो स्टेज अंदर था, मुसल्ला के अंदर जो स्टेज लगा था प्रेस का, और जहां पर एंट्री बहुत एक्सक्लूसिव थी, तो वहां हम गए थे। IRIB की जो हिंदी उर्दू सर्विस, उसको उर्दू सर्विस ही कहा जाए, जो शहर टीवी है, उसने हमारा इंटरव्यू लिया। बैकड्रॉप पे पूरा विशाल जनता थी, और आपको बता दें कि उसका एक वीडियो मैंने आपको भी भेजा है। वो हमारा इंडिविजुअल जो हम ले रहे थे, उससे अलग हमारा इंटरव्यू हुआ।
जिसका लिंक अभी पूरी तरह से डाउनलोड नहीं हो पाया, वो भी हम जल्दी जारी करेंगे। तो उसमें देखिए क्या था कि लाखों जनता आ रही थी, जा रही थी, खड़ी नहीं थी। वो जो आपको इतना बड़ा मास दिखाई पड़ रहा है, वो आने जाने वाला था। ये एंट्री एग्जिट वाला मॉब था। और मतलब ये अच्छा, उसके साथ-साथ जो हमसे सवाल वहाँ पूछे गए, वो दरअसल एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस से जुड़े, एंटी अमेरिकन, एंटी इज़राइल, इंडिया की जो पूरी पोजीशन है, उसके बारे में हमसे उस तरह से सवाल आईआरआईबी ने नहीं पूछे। अच्छा, सड़क पे भी देखिए जो माहौल था, उसमें क्योंकि हमारे साथ ईरान के लोग थे और उस तरह के लोग थे जो जो मतलब वहाँ के सिस्टम के लोग थे। तो वो हमको पहले इंट्रोड्यूस कर रहे थे, या उनको हमारे साथ देख के कोई उस तरीके से हमने देखिए 2-3 लोगों का इंटरव्यू लिया। अब उन्होंने जो इंडिया के बारे में कहा कि देखिए इंडिया में भी एक लंबा इंडिया का इतिहास रहा है और रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है और हम भी ये चाहते हैं, लेकिन अमेरिका इस तरह से होने नहीं दे रहा है। इस तरह की बातें हमसे कही गई और वो वीडियोज़ भी हमने आपको भेजे हैं। तो इसलिए देखिए ऐसी कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड, इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कॉन्वर्सेशन हुआ नहीं हमारा, क्योंकि वहां पर जाने का मकसद और वहां पर जाने का जो पूरा एक ये था कि हम एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उसमें हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो हिस्ट्री है और ईरान की जो हिस्ट्री है, उसको वो कैसे जुड़ी हुई है, और जो रेजिस्टेंस इस समय ईरान फेस कर रहा है, वो भारत के लिए भी उतना ही जरूरी है। और भारत में चाहे कुछ ताकतें उसको ना माने या उसके खिलाफ बोले, वो भी खुल के नहीं बोल सकती हैं। यहाँ तक बात हुई कि भाई, लेकिन मैं कह रहा हूँ जनता की तरफ से कोई इंडिया को लेके या इंडिया में जो हो रहा है पिछले 10 सालों में, उसको लेके कोई हमारे सामने सवाल नहीं। जी, बिल्कुल, मे बी आप जिस पोज़ीशन में गए थे, जिस तरह से गए थे, तो उन्होंने आपसे उस तरह के सवाल नहीं पूछे। आगे बढ़ूँगी अमरीश जी, और मैं सवाल ये पूछूँगी कि अब ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अगर बातचीत नहीं की, यानी कि इफ दे विल नॉट कम टू टर्म्स, देन दे विल अमेरिका विल हिट देम हार्ड। ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि अब बिजली घरों को, पुलों को, इन सब को जो है वो निशाना बनाया जाएगा। हम लगातार उन पर बॉम्बिंग कर रहे हैं और आगे भी हम और ज़्यादा बॉम्बिंग करेंगे। फिर वो कहते हैं कि 20% जो है वो टोल वसूलेंगे, फिर उसके बाद अपनी बात से पलट जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि जो नुकसान अमेरिका को हो रहा है या इसकी भरपाई जो है वो गल्फ कंट्रीज से करेंगे वो। ये सारी पोजीशन जो अमेरिका अपनी रख रहा है, ट्रंप जो रख रहे हैं, इससे आखिर क्या हासिल करना चाह रहे हैं? एक तरफ आप बॉम्बिंग कर रहे हैं, आप जो नाविक हैं वहाँ के, जो मछुआरे हैं, उनको आप निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पहुँचा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बातचीत की बात कर रहे हैं कि अगर वो हमसे बातचीत के लिए तैयार नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम ये करेंगे। तो क्या उनको ये लग रहा है कि किसी मुल्क पर बॉम्ब बरसा कर, बंदूक की गोला बारूद के दम पर वो ईरान को टेबल पर ले आएँगे? इतना तो वो जान गए ईरान को इतने दिनों में कि वो इस पर तो राज़ी नहीं होगा। नहीं, देखिए एक बड़ी सी एब्सर्ड सी रियलिटी इस समय दुनिया में चल रही है, क्या कहें? क्योंकि ट्रंप जैसी बातें कर रहे हैं डिरेंज टाइप की, ऐसी बातें अमेरिका का सिस्टम क्या चाह रहा है? नहीं चाह रहा। अमेरिका का सिस्टम और अमेरिका का सिस्टम कोई प्रो ईरान नहीं है, एंटी ईरान है, वो भी नुकसान चाहता है ईरान का। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप एक अपने क्रूड तरीके से उसको कह लीजिए, या बिल्कुल जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन, क्रूड भी नहीं, जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन बहुत सारे, अब इतने वो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो, कि एक तरफ कभी कहते हैं 20% हम कर लेंगे और हम गार्जियन हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, फिर एकदम से कह देते हैं कि नहीं, गल्फ कंट्रीज से हम इन्वेस्टमेंट लेंगे, पैसा लेंगे, उनके बिहाफ पे हम जंग लड़ेंगे। फिर जब जंग की स्थिति आ रही है तो दिख रहा है कि अमेरिका के पास एयर डिफेंसेज ही नहीं है, तो अमेरिका जंग लड़ेगा कैसे? मतलब अभी तक जो पूरी जंग लड़ी गई वो तो गल्फ स्टेट्स में जो अमेरिकन बेसेस है वहां से लड़ी गई, और जो अमेरिकन नेवी ने थोड़ी बहुत जंग लड़ी, जबकि उसका केवल 10 से 15% योगदान था, क्योंकि अमेरिकन नेवी लड़ी ही नहीं। अमेरिकन नेवी तो इब्राहिम लिंकन अरेबियन सी चला गया, जनरल फोर्ड जो आया था वो वापस चला गया, सबसे उनका महंगा जहाज टूट टाट के आग लग गई उसमें सब। तो इसलिए देखिए अमेरिका में क्लैरिटी नहीं है कि कैसे ये जो ट्रम्प कह रहे हैं इसको लागू कैसे किया जाए, और जब क्लैरिटी ऐसी नहीं होती है तो इसका मतलब है कि बीच में ही कुछ बड़ा हो सकता है। अब नेतन्याहू वहां जा रहे हैं, तो नेतन्याहू को लेके क्या होगा? जूश लॉबी का जो प्रेशर है
और नेतन्याहू ने इतना तो कर ही दिया है कि ब्लैकमेल ट्रंप को किया है, लेकिन ट्रंप अकेले नहीं है, क्या जेडी वैंस को भी वो इस तरह से ब्लैकमेल करेंगे? और सबसे बड़ी बात बुशरा जी ये है कि मीन्स क्या होंगे आपके? देखिए, सारे मीन्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आपने F-35, F-16 अपना जो सबसे एडवांस आपका हथियार था, आपने सब पहले ही दौर में इस्तेमाल कर लिए। अब आपके पास मिसाइल्स की कमी है, अब आपके सामने एयर डिफेंस की कमी है, अब आपके सामने हेलीकॉप्टर्स की कमी है, अब आपके सामने ग्राउंड फोर्सेस की कमी है। और इसीलिए देखिए, आज एक बयान भी आया ईरान की तरफ से, और ये ईरान के नए मूड को दिखाता है। एक पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि अभी जो स्थिति है, वो इस संदर्भ में कह रहे थे कि अभी जो स्थिति है उसमें अगर हम एक कमांडो ऑपरेशन कर दें और 100 अमेरिकन को उठा लाएं तो ये बहुत आसान काम हो। ये सिचुएशन है। और ये मैं ईरान में देख रहा था कि वाकई उनकी, देखिए, वो जीते हुए लोग, दे आर दी विनर्स। तो विनर्स का जो कॉन्फिडेंस होता है, प्लस उनकी जो तैयारी और ज्यादा मजबूत हो जाती है। उनको नुकसान जो भी हुआ था वो उन्होंने पहले से एंटिसिपेट किया हुआ था, इसलिए तुरंत उसको भर दिया। जैसे बहुत सारे उनके, आपने देखा होगा, चाइनीज टेक्नोलॉजी से जो उनके ब्रिजेस उड़ाए गए थे वो तुरंत बहुत जल्दी रिपेयर हो गए। तो उसी तरीके से उनकी जो सेना है, उन्होंने जो अपने रिजर्व रखे हुए थे वो निकाले हैं, और वो रिजर्व भी काफी हद तक महफूज हैं। जो न्यूक्लियर मटेरियल 970 पाउंड की बात होती है, न्यूक्लियर डस्ट की बात ट्रंप करते हैं, लेकिन असली न्यूक्लियर मटेरियल तो पिकैक्स माउंटेन में 11 टन, जो ईरान का असली न्यूक्लियर मटेरियल, वहां कोई पहुंच ही नहीं सकता। B-2 बॉम्बर की बात ट्रंप करते हैं तो हंसी आती है हमको कि B-2 बॉम्बर वहां तक उनको पता ही नहीं कि वो पिकैक्स माउंटेन कहाँ है। ये वेस्टर्न टर्म है कि कोई जगह है इस्फहान के आसपास जहां 200 फीट नीचे न्यूक्लियर मटेरियल गड़ा हुआ है, और वहां तक B-2 बॉम्बर के जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो भी नहीं पहुंच सकते। तो ये देखिए, अब क्या है कि एक दुनिया इस पे चल रही थी अभी तक कि जो लोग मजबूत थे, या मान लीजिए इतिहास में कमजोर थे, अब मजबूत हो गए हैं, वो बोलते नहीं थे कि हम मजबूत हो गए। लेकिन ईरान वॉर के बाद अब ये हो गया है कि वो बोलने लगे कि हम मजबूत हो गए। मजबूत वो पहले भी थे, लेकिन दिखाने का मौका, अमेरिका ने गलती की, ब्लंडर किया, इजराइल ने ब्लंडर किया, उनको दिखाने का मौका मिला, उन्होंने दिखाया, और अब वो चढ़ के बोल भी रहे हैं। एज ए वॉर हिस्टोरियन अमरीश जी, आपने बहुत सारी वॉर्स देखी हैं। आपने देखा अफगानिस्तान में किस तरह से अमेरिका ने जो वॉर छेड़ी, इराक की हम बात करें, वियतनाम की हम बात करें, ईरान और इराक के बीच में जो एक लंबी जंग रही वो भी आपने देखी। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या अभी आपको जो फिलहाल जिस तरह की कंडीशंस बनती हुई नज़र आ रही हैं, जो फिलहाल आप एक्सचेंजेस देख रहे हैं, जिस तरह की दोनों ही कंट्रीज अपनी पोजीशन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका, इजराइल ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि एक लंबी वॉर की प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है, ताकि वो जो अब तक नहीं कर पाए वो ईरान के साथ करें, वहाँ पर ईरान को खोखला करें, अंदर से नेवल ब्लॉकेट करें, ताकि वो तेल अपना उस तरीके से ना बेच पाए, पैसे नहीं होंगे तो कैसे फिर मिसाइल जो हैं जो वो मार रहा है लगातार, वो कैसे फिर दोबारा बनेंगी, महंगाई अगर अंदर पैदा हो जाएगी तो लोगों में क्या कोई रिवॉल्ट हो सकता है? क्या इस सब को लेकर अभी भी क्या महत्वाकांक्षी आपको लगता है अमेरिका? क्या उस तरफ जाता हुआ आप इसको देख रहे हैं, या क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है? नहीं, यही एक स्ट्रैटेजी हो सकती है मेरे ख्याल से। क्योंकि देखिए, मैंने जैसे कहा कि मैं जब वहां था तो ऐसे एलिमेंट्स वहां घूम रहे थे, तब भी इतने सब सब कुछ होने के बाद भी। तो ये इस चीज पे अमेरिका और इजराइल कम से कम कन्विंस्ड हैं कि अगर लंबे समय में फिर से रिजीम चेंज की कोशिश की जाए, लंबी इस बार, ये नहीं कि हम 40 दिनों में या 20 दिनों में हम रिजीम चेंज कर देंगे। 1 साल, 6 महीना, 1 साल, कम से कम 1 साल, 1 साल तक ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि ईरान को आइसोलेट रखा जाए, ईरान को इकोनॉमिकली स्क्वीज किया जाए, और उसके अंदर डिसकंटेंट और बढ़ाया जाए। लेकिन उसमें दो चीजें, एक तो ये है कि जो नई रिजीम है, एक तरह से ईरान की नई रिजीम है, जिसको ट्रम्प कहता है हमने तो रिजीम चेंज कर दिया, हमने सब पुराने लीडर्स को मार दिया, और नए लीडर्स जो ज्यादा वो हैं, समझदार है। नए लीडर ज्यादा इनकलाबी हैं। उनको अब जो इस समय नई लीडरशिप है, वो ऐसी लीडरशिप है कि इस समय वो जिस तरीके से जो भी अमेरिका और इजराइल के जरा भी नजदीक पाया जाता है, फिर उसके साथ
वही वही हिसाब होता है जो स्टालिन और लेनिन ने किया था रशिया में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये जो रिजीम चेंज की बात है, एक लंबी लड़ाई की बात है, लंबी जंग की बात है, और वो भी उसमें इकोनॉमिक पहलू ज्यादा हावी रहेगा, इकोनॉमिक नाकेबंदी रहेगी, बीच बीच में मिलिट्री स्ट्राइक्स होती रहेंगी, हाइब्रिड वॉरफेयर ये एक अमेरिका इजराइल लड़ना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए उनको समर्थन की जरूरत है, उसके लिए उनको गल्फ नेशंस चाहिए, उसके लिए उनको यूरोप चाहिए, नेटो चाहिए, उसके लिए उनको चाहिए कि साइप्रस से लेके सेशेलिस से लेके तमाम जो ये मतलब सॉरी डीगो गार्शिया से लेके तमाम ऐसे जो आइलैंड्स हैं जहां जहां बेसिस अमेरिका के हैं, वो सब सक्रिय हो जाएं। और अगर वो चीज होगी तो फिर चाइना की निगरानी कौन करेगा, फिर रशिया की निगरानी कौन करेगा, ये एक इशू आ गया। तो ये पॉसिबल होता नहीं दिखता है। अब ये बात है कि कुछ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर दें, वो एक स्थिति हो सकती Do you think that America can do this now? है। हाँ, देखिए, दे आर केपेबल। देखिए, इजराइल इज केपेबल ऑफ एनीथिंग, क्योंकि इजराइल अपने वजूद के लिए लड़ रहा है। ये जो हो सकता है नेतन्याहू की सरकार इजराइल की आखिरी सरकार हो, क्योंकि इस नेतन्याहू के जाने के बाद और ये चुनाव में हार रहा है, तो इसलिए चुनाव या तो ये नहीं कराएंगे या रिग करेंगे, और उसके लिए इनको चाहिए कोई बड़ी घटना। तो ये एक चीज है, और ट्रंप ने अभी बोला भी है। अभी आप देखिए, इट वॉज अ स्लिप ऑफ द टंग, बट इट वॉज एन इंटरेस्टिंग स्लिप ऑफ द टंग। ट्रंप ने कहा कि फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा कि हमने तो देखिए वो उनके सब जो न्यूक्लियर मटेरियल हमने डिस्ट्रॉय कर दिए थे, B-2 बॉम्बर हमने वहां पर, और उसमें कहा कि वो न्यूक्लियर हमने वेपन्स भी, वो बोल गया मुंह से कि न्यूक्लियर वेपन भी हमने इस्तेमाल। अब वो उस समय इस्तेमाल तो नहीं हुए थे न्यूक्लियर वेपन, लेकिन अब आगे वो कर सकता है, क्योंकि देखिए नेतन्याहू अब सैटरडे को जाके मेरे ख्याल से बात यही होगी, और इसीलिए अमेरिका अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा कि अभी ईरान को स्ट्राइक करने तो हम लोग कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के साथ चक्कर ये है कि दुनिया ने देखा नहीं। अब उसके बारे में भाई क्या होता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, उसमें यही है ना कि रेडियो एक्टिविटी कम उसमें होती है, उसका नुकसान कम होता है, लेकिन कितना कम होता है, चेन रिएक्शंस नहीं होते हैं, हिरोशिमा नागासाकी नहीं होगा, लेकिन फिर क्या होगा? और क्या फिर ईरान के पास कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है कि नहीं, क्या आप कह सकते हैं? क्या आपको लगता है कि फिर उसके बाद एक तो यही सवाल जो आपने खुद ही अपने सवाल में उठाया कि क्या ईरान के पास कोई टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, हालांकि ईरान इसको डिनाई करता रहा है, न्यूक्लियर वेपन के लिए डिनाई करता रहा है, और लेकिन वहां से हमने देखा कि अभी आवाजें उठ रही हैं वहां से कि क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर हम न्यूक्लियर पावर बन जाएंगे तो फिर अमेरिका इजराइल जैसी ताकतें हमारी तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखेंगी। इस तरह की तमाम बातें ईरान की जनता करती हुई नजर आ रही है। वहां के जो आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड हार्डलाइनर्स, बट वहां के जो कुछ इस तरह के IRGC से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी इस तरह की बातें कहते रहे हैं, अलग अलग मौकों पर हमने देखा है। लेकिन सवाल फिर यही है कि फिर ऐसे में क्या आपको लगता है नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया की भूमिका बढ़ जाती है? अगर गॉड फॉरबिडन ऐसा अगर होता है कि अमेरिका इजराइल के दबाव में, ज़ायनिस्ट लॉबी के दबाव में, जब नेतन्याहू जा रहे हैं सैटरडे को, अगर उसके बाद कोई ऐसा कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है तो? नहीं, देखिए, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अगर ये इस्तेमाल करते हैं, ये कितने करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे? ये तो चाहेंगे कि हम पूरी तरह से कई कई इस तरह से मार दें, या पता नहीं हिरोशिमा नागासाकी वाला भी अब तो बहुत एडवांस हो गए हैं, वो भी मार दें। अब क्या वहां पर होगा, ये सब दिस इज ऑल अ ग्रे एरिया, और इसमें जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे। ये बात है कि अगर कोई ऐसी स्ट्राइक होती है, ईरान उसके लिए तैयार है, मेंटली तैयार है, उसकी जनता तैयार है, उसकी सेना तैयार है, और फिर यह है कि फिर वो सीधे ईरान ग्राउंड इन्वेजन करेगा, और वो सीधे पहले जॉर्डन पे अटैक करेगा, जॉर्डन से लेते हुए बहराइन तक। बहराइन ईरान का हिस्सा भी था, और ये फिर एक दूसरी तरह की बात हो जाएगी। फिर ये हो जाएगा कि पूरे गल्फ रीजन को ईरान अपनी मुट्ठी में ले ले। लेकिन ये कहा जा रहा था अमरीश जी कि अभी वेदर जो है वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि GCC कंट्रीज में जो हम देखते हैं, अरब कंट्रीज में, तो वहाँ पर बहुत एक्सट्रीम वेदर है अभी फिलहाल। वहाँ बहुत गर्मी है, और वहाँ की गर्मी हिंदुस्तान की गर्मी से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं होती है। और ख़ासतौर पे ऐसे लोग जो कि एक ठंडे मुल्क से आए हों, जहाँ पर इस तरह का टेम्परेचर नहीं होता है इतना एक्सट्रीम,
तो क्या आपको लग रहा है कि अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन वो इस्तेमाल करने की अगर इस तरह की कुछ सोच रहे हैं, तो उन्हें ये भी पता है, अब तक तो अंदाजा है कि ईरान फिर किस तरह का पलटवार करेगा, ईरान फिर क्या कर सकता है, क्योंकि जब व्हेन इट्स ऑल आउट देन इट्स ऑल आउट, मतलब फिर तो ईरान कुछ भी करेगा। तो अगर ग्राउंड इन्वेजन ईरान अगर करेगा, तो क्या उनके सैनिक क्या फिर इसके लिए तैयार हैं? क्या वो जीसीसी में जो मौजूद हैं, क्या उसके लिए वो तैयार रहेंगे, या फिर अभी आपको लग रहा है कि ये पोजीशनिंग की जाएगी और जब थोड़ा सा अक्टूबर नवंबर में वेदर विल बी मोर सुटेबल फॉर अमेरिकन सोल्जर्स, देन दे आर गोइंग टू डू दैट? नहीं, देखिए, इनको कुछ ना कुछ अभी ही करना होगा, क्योंकि इतना सब आगे बढ़ गए हैं ये लोग। एमयू इन्होंने, या तो ये पीछे हटेंगे और कुछ ड्रामा करेंगे, और नहीं तो ये आगे बढ़ेंगे, कुछ मिसाइल्स मारेंगे कुछ दिनों तक, और एकदम से 1-2 महीने में, 2-3 महीने में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक ऐसा एरिया है जो हमने बोल दिया, अब इसके बारे में बहुत ज्यादा इसमें जानने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी क्लैरिटी नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि ईरान क्या तैयार है। ईरान हर चीज के लिए तैयार, और ईरान के लिए वेदर इस समय कोई मैटर नहीं करता। ईरान में, तेहरान में वैसी गर्मी थी जैसे दिल्ली में है, और जो ग्राउंड इन्वेजन की जो तैयारी है ईरान, वो दुनिया से छुपी हुई है। सबसे बड़ी बात वो अभी कोई उस पर बात नहीं कर रहा। सीआईए, मोसाद, अब आप सोच लीजिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि सीआईए, मोसाद वगैरह, मतलब मेरी बात कुछ इजरायली जर्नलिस्ट से हुई जो मोसाद के लिए काम करते हैं, मैं बड़ा हैरान रह गया कि वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो इस पे सोच ही नहीं रहे हैं, हम लोग के पास तो वेपन्स है, हम लोग। अरे, हमने कहा यार, ईरान अगर ग्राउंड इन्वेजन कर देगा, मान लो, तो सोचा तो होगा ना। उन्होंने कहा कि हमने ये सोचा ही नहीं है कि ईरान ग्राउंड इन्वेजन भी कर सकता है। तो विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग टू मी। अब ये हालत हो गई है कि ये लोग सोच ही नहीं रहे, मतलब अभी भी वो एरोगेंस है। 40 दिन की जंग के बाद अभी भी वो एरोगेंस है कि अरे, जीत हार हम ही जीते हैं, और हमने ईरान की मिलिट्री को डिग्रेड कर दिया। वो जो पब्लिक में कहते हैं, वो असली में पहले क्या होता था, पब्लिक में जो जो वेस्ट कहता था, वो आधा झूठ होता था, लेकिन उसके अंदर की एजेंसीज, हमने इराक वॉर के समय देखा, उनके अंदर की एजेंसी सच बोलती थी। सीआईए और मोसाद तक, कम से कम वो जानती थी WMD नहीं है सद्दाम हुसैन के पास, सच बोलती थी वो। लेकिन अभी दूसरी सिचुएशन हो गई। आज ये हो गया कि जो पब्लिक में बोलते हैं वही अंदर अंदर मानने लगे। इम्पॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, और ये अजीब सी बात लगती है, क्योंकि मोसाद की और इन सब की और इज़राइल के बारे में दुनिया में किस तरह का परसेप्शन है, और आप जो बात बता रहे हैं वो इसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। लेकिन सवाल फिर मेरा ये है अमरीश जी, कि हॉर्मूज़ की स्थिति को फ़िलहाल आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ ईरान है जो 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वो लगातार मिसाइल दाग रहा है, वो ये बता रहा है कि भई हमारे लिए तो न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी ज़्यादा ज़रूरी है हॉर्मूज़, क्योंकि उन्हें पता है कि हॉर्मूज़ से वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को पैरालाइज़ कर सकते हैं। और इसीलिए हॉर्मूज़ की वजह से ही हमने ये भी देखा कि अमेरिका जो है वो एक तरह से झुका, और एमओयू वगैरह ये सब हुआ है। वो हॉर्मूज़ अगर नहीं होता तो कभी भी नहीं होती इस तरह की कोई भी बात। हालाँकि वो टिका नहीं एमओयू, लेकिन एटलीस्ट दुनिया ने देखा कि कैसे ईरान ने अपनी टर्म्स पर अमेरिका को झुकाया। सवाल मेरा फिर ये है कि हॉर्मूज़ की स्थिति को आप फिलहाल कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कोई बीच का रास्ता निकालने में इंटरेस्टेड होगा ईरान? क्या आपको लगता है जीसीसी कंट्रीज को इसमें रोल निभा सकती हैं? चाइना क्या कोई रोल निभा सकता है? क्योंकि चाइना का भी बड़ा इंटरेस्ट है इसमें। नहीं, देखिए, स्टेट ऑफ हुर्मुज बिल्कुल साफ कर देना चाहिए। ईरान उसको एक वैसा मुद्दा नहीं मानता कि कोई फौरी मुद्दा है। वो अब ईरान की नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का हिस्सा बन गया स्टेट ऑफ हुर्मुज। जैसे न्यूक्लियर पावर की डॉक्ट्रिन होती है, किसी भी देश के नेशनल सिक्योरिटी का एक हिस्सा होती है, उसी तरह से स्टेट ऑफ हुर्मुज अब एक ईरान की नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो गया है। उसने कह दिया ये हमारा है, और इस रूट से कोई भी गुजरेगा तो उसको हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करना होगा, अगर नहीं करेगा तो मारा जाएगा। और अभी जो जितने भी अमेरिका ने अटैक किए, वो इसीलिए क्योंकि हर रोज पिछले 5-6 दिनों में लगातार ईरान ने जो भी वो ओमान वाला रूट जो अमेरिका ने चालाकी से और जो बनवाया ओमान पे दबाव डाल के, उससे जो भी जा रहा है ईरान मार रहा है। आज भी सुबह कुवैत का एक टैंकर उसने मार दिया। कम से कम 6 से 7 टैंकर्स पे ईरान मार चुका है खुलेआम। तो इसका मतलब है कि ईरान इज वेरी सीरियस अबाउट दिस, एंड इट इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता।
जीसीसी कंट्रीज के अभी आप रवैये को कैसे देख रहे हैं? बहरीन, जॉर्डन, कतर, कुवैत, सब जगह पर आप ये देखें कि हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। हमले का मतलब ईरान रिटेलिएट कर रहा है, जाहिर सी बात है अगर उसके ऊपर हमला होगा तो जवाबी कार्रवाई करेगा। जो अमेरिका के इंटरेस्ट हैं उन सब पर वो हमला कर रहा है, और तस्वीरें तो बहुत खतरनाक और खौफनाक हैं। जिस तरह से हम ये देख रहे हैं, जो मिसाइलें बिल्कुल प्रिसाइसली वहां पर मारी गई हैं, जिसकी हमने फुटेज भी देखी, अरे सैटेलाइट एयर इमेज जो है एयर वो भी। डिफेंसेस नहीं है। जी। एयर डिफेंसेस बुशरा जी वहां है ही नहीं। हम्म। आपने कभी सोचा? बहराइन में, मैं फिर कह रहा हूं, शुरू में मैंने कहा था, पेट्रियट मिसाइल जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इंटरसेप्टर, वो फट गई। अरे भाई, किसी ने कभी सुना है ये सब बातें हम सुनते थे हमास हिजबुल्लाह की, कि उनके प्रिमिटिव रॉकेट्स हैं फट जाते थे। अब ये अमेरिका की पेट्रियट मिसाइल फट गई। बताइए, अगर एकदम शुद्ध सड़क की हिंदी में कहें तो वाकई यही हुआ कि बम चलने से पहले फट गया। लेकिन ये जो नया फ्रंट शुरू किया गया है सऊदी और हुतीज का, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये आपको लगता है ये अमेरिकन दबाव में किया गया है कि आप इधर हुतीज को हैंडल करिए ताकि ये इधर एंगेज रहें, ताकि ईरान को किसी तरह की कोई मदद वो ना दे सकें? बाब अल मंदेब, उन्हें पता है कि कितना क्रूशल है हॉर्मूज के बाद। और यमनीज के लिए तो ये मशहूर है कि भाई वो एक गरीब मुल्क है, उस पर किस तरह के जुल्म ढाए गए सऊदी अरब की तरफ से, वो हमने देखा है। हमने देखा कि किस तरह से भुखमरी वहां पर हमने देखी। लेकिन वहां ये माना जाता है कि पैर में चप्पल ना हो, लेकिन जज्बा है, वो अपने मुल्क के लिए और पूरे रेजिस्टेंस के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और जब हम यमन की बात करते हैं तो यमन का 70% से ज्यादा हिस्सा जो कि नॉर्दर्न यमन है वो हुतीज के कब्जे में है, और 20 से 30% जो है वो वहां की सरकार, जो कि अमेरिका की पिट्ठू है एक तरह से, अमेरिका की पपेट है एक तरह से, वो है। तो ये जो नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया गया है, इसमें ईरान का क्या मकसद और क्या इंटरेस्ट और क्या मफाद है? नहीं, देखिए, ये तो अमेरिका के प्रेशर से शुरू हुआ है, बट दे हैव प्लेड इनटू द हैंड्स ऑफ ईरान। मतलब ईरान को इससे फायदा ही है। मैं आपको बताऊं क्यों। सऊदी अरेबिया, देखिए क्या है कि 7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने हमला किया इजराइल पर, उसके पहले का क्या माहौल था? 6 अक्टूबर 2023 को क्या माहौल था? माहौल ये था कि एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान तैयारी कर रहे थे, सऊदी अरेबिया 2030 में बिल्कुल मॉडर्नाइज हो जाएगा, पूरी गल्फ कंट्रीज में पैसे ही पैसा था, तेल ही तेल था। ये था कि इब्राहिम अकॉर्ड्स हो जाएंगे, इजराइल के साथ समझौता हो जाएगा, फिलिस्तीन अब गया, अब वो इशू बैक बर्नर पे चला गया। पूरा गल्फ कंट्रीज आगे बढ़ी थी, ईरान चलो आइसोलेटेड है। फिर 7 अक्टूबर हो गया और सब कुछ बदल गया। 7 अक्टूबर हो गया 2023, और उसके बाद अभी 15 जुलाई 2026, सब कुछ बदल गया है। आज की स्थिति में जीसीसी कंट्रीज फ्लाउंडर कर रही हैं। उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हमने जो सोचा था इकोनॉमिक रोड मैप, वो जब खत्म हो गया है तो फिर हमारे पास है क्या? कोई मिलिट्री पावर तो हम है नहीं, किसी भी तरीके से हम कुछ और बन नहीं सकते हैं। एक तो ये कोशिश हो रही थी कि भाई ऑयल वगैरह से अलग हटके एक इलेक्ट्रॉनिक्स का हब हम बन जाएं, सॉफ्टवेयर का हब बन जाएं, एआई का हब बन जाएं। बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज खुली थी, सबको ईरान ने मार के भगा दिया। तो क्या, मेरे आखिरी आपसे एक दो सवाल, कि तो फिर क्या आप ये देख रहे हैं कि आगे क्या ये एक वर्ल्ड वॉर 3 जैसे वर्ड का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती? आई वांट टू बी लिटिल केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस वर्ड, दिस टर्म, बट मेरा आपसे ये है कि क्या इसका जंग का दायरा आप बढ़ते हुए देख रहे हैं? अगर मान लीजिए कि इस फुल फ्लेजेड वॉर मतलब करने के लिए तैयार हो जाता है अमेरिका, अगर नेतन्याहू सैटरडे को वहां पर जाकर अगर ये प्रेशर बना देते हैं, ज़ायनिस्ट लॉबी ये प्रेशर बनाने में कामयाब रहती है और फुल फ्लेजेड वॉर में कूद जाता है अगर अमेरिका, तो इस बार ये अगर शुरू होता है तो पिछले बार की 40 दिन की जो जंग हुई है, क्या आपको लग रहा है कि उससे बिल्कुल अलग ही होने जा रही है? इट इज गोइंग टू बी मोर इंटेंस, और इस बार फिर ईरान ये करेगा कि बस हो गया, हमने एमओयू, हमने बातचीत, हमने सब दुनिया के सामने डिप्लोमेसी सब कुछ दिखाया, दैट वी वांट टू डू एवरीथिंग, लेकिन अगर फिर अमेरिका इजराइल बाज ही नहीं आ रहे हैं तो अब फिर हो जाए जो होना है? देखिए, अब की बार अगर हुआ तो ईरान इजराइल को खत्म कर दे, कोई इसमें देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। वो इजराइल पे मारेगा बहुत जबरदस्त। और इजराइल, आपको सुन के आश्चर्य होगा, इजराइल का एक हिस्सा रूलिंग क्लास वो तैयार भी है इस चीज के लिए। अब ये बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी अगले उसमें, आप पूछेगा मुझसे, लेकिन वो लोग भी तैयार हैं इसके लिए। और वो लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारा
क्योंकि देखिए इजराइल जो है वो कोई नेशन है नहीं एक्चुअली, वो आइडियोलॉजिकल एक मर्सिनरीज हैं, जायनिज्म के फॉलोअर्स हैं। उनको यही है कि दुनिया में जो इंपीरियलिज्म है उसके हम लठैत हैं और हमको उसी को आगे बढ़ाना है, अपने को वेस्टर्न सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा लंबरदार समझते हैं। तो इसलिए देखिए उनका जो माइंडसेट है वो इससे नहीं तय होता कि हम कहाँ हार गए, हमारा कितना नुकसान हो गया, कितने। वो अपने सिविलियंस को केयर ही नहीं करते। उनके यहाँ तो हैनिबल डॉक्ट्रिन है कि अगर उनके सिविलियंस को मारने की बात आ जाए तो वो मार देंगे। तो वो तो ऑफिशियल पॉलिसी है इसराइल की, दे डोंट केयर अबाउट द सिविलियंस। तो इसलिए देखिए ईरान इसराइल को खत्म कर सकता है। ये भी हो सकता है कि इसराइल उससे बैकसीट ले, मतलब वहां से पीछे हटे इसराइल, और फिर वो और कोई बड़ा हमला प्लान करे। और बात वहीं पर आ जाती है न्यूक्लियर पे, क्योंकि देखिए अभी नेतन्याहू जाएंगे, उसके बाद हो सकता है कि कुछ एयर स्ट्राइक्स अमेरिका करे। ग्राउंड इन्वेजन की बात हो रही है तो भाई ग्राउंड इन्वेजन भी करके देख ले। लेकिन इस समय जैसे आपने कहा मौसम भी नहीं है, उसके बाद मिजाज भी नहीं है, फिर उसके बाद आप खर्ग आइलैंड पे आप जाओगे, स्टेट ऑफ हुर्मुज। अरे भाई जब नेवल बैटल, एयर बैटल में हार गए तो ग्राउंड इन्वेजन में तो हारना ही हारना है। वो तो कोई इस समय एडवाइस नहीं कर रहा है, अमेरिकन आर्मी नहीं तैयार है, और तो छोड़ ही दीजिए। तो इसलिए देखिए अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, और इस बार की वोलेटिलिटी में सबसे जो बड़ी बड़ी बात है कि अमेरिका इजराइल की तैयारी नहीं। जो वो बोल रहे हैं, देयर वर्ड्स आर नॉट मैचिंग विद द डीड्स। हम्म। लेकिन लेकिन क्यों फिर इतने दीवाने क्यों हुए पड़े हैं वो? फिर क्यों उतावले हुए पड़े हैं इस तरह से? क्या उनको लग रहा है कि उनकी जो पोजीशन है, जो उन्होंने हासिल की, दे आर द सुपर पावर, दे कैन डू एनीथिंग, वो किसी भी कंट्री को घुटनों पर ला सकते हैं, किसी भी कंट्री को बर्बाद कर सकते हैं। और अब तक जो जो उन्होंने किया, पहले ये होता था कि वो जो कहते थे दुनिया उस पर यकीन कर लेती थी, अमेरिकन भी यकीन करते थे। अब लेकिन सिचुएशन, पोजीशन पूरी बदल गई है। लोगों ने देखा, इराक देखा, अफगानिस्तान देखा, उन्होंने वियतनाम देखा, उन्होंने तमाम जगहों पर देखी है, सीरिया देखा उन्होंने। और अब लोगों को ये पता चल गया है कि आखिर करना ये क्या चाहते हैं। तो वो भी, क्या आपको लग रहा है एक बड़ा रीजन है कि जो एक एक यकीन है लोगों का, या जो वो कहते हैं उस सब से वो यकीन तो उठ ही गया है। लोग उस बात को अब मानते भी नहीं है जो पहले अमेरिका कह देता था, और उनको ये लगता है कि भाई एक ऐसा, ये दुनिया का एक ऐसा दादा बनने की ये कोशिश है जहां वो जो सोचते हैं, वेनेजुला में जो किया अभी हमने देखा, तो सिंपैथी या कोई सपोर्ट सिस्टम पूरी दुनिया का अमेरिका की तरफ नहीं है। अगर 100 से ज्यादा कंट्रीज के डेलीगेशंस अगर सुप्रीम लीडर के फ्यूनरल में वहां पहुंचे, एक सिंपैथी बने, लोग कहें कि भाई ईरान ने तो ये किया ही नहीं था, उसकी तरफ से तो शुरुआत ही नहीं हुई, उसने तो सिर्फ जवाब दिया है, और आपने उनके लीडर्स को, साइंटिस्ट को, लोगों को, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, मासूम बच्चों को आपने वहां पर मारा है। तो ये भी तो एक परसेप्शन जो बन रहा है, क्या इसको भी अमेरिका नहीं देख रहा? इजराइल तो खैर इसकी परवाह ही नहीं करता है, लेकिन बात मैं यहाँ अमेरिका की कर रही हूँ। नहीं, मैं आपको बताऊं, नेतन्याहू और ट्रम्प का माइंडसेट आप देखिए। नेतन्याहू से जब कहा जाता है कि दुनिया में तुम सपोर्ट खो रहे हो, और ट्रम्प खुद कहता है कि अगर मैं नहीं होता तो इजराइल का वजूद खत्म हो जाता, और बीबी नेतन्याहू हैव यू लॉस्ट योर माइंड, और एफ वर्ड और वो सब। तो नेतन्याहू क्या कहता है? वो कहता है कि भारत में 140 करोड़ 1.4 बिलियन हमारे समर्थक है। अब आप बताइए, ये माइंडसेट है भाई। ये कोई राजनीति के लिए नहीं कहा जा रहा, ये सोच है। अब क्या करिएगा इसको आप? अब भारत में 1.4 बिलियन लोगों में आप करा लीजिए सर्वे कि वो वहां नेतन्याहू कितना पॉपुलर है, आपको पता लग जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि लोग सोचते कैसे हैं, कि मतलब ऐसा लग रहा है कि इजराइल को ईरान नष्ट करेगा तो पूरा का पूरा इजराइल इंडिया शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये एक आइडियोलॉजी है, ये इनका एक माइंडसेट है। माइंडसेट्स नहीं बदलते। और बड़े से बड़े जो लोग हैं, देखिए फ्रांस में क्रांति हुई, रूस में क्रांति हुई, तो ऐसा नहीं था कि वहां के जो जार थे या वहां के जो राजा थे उस समय के, उनके पास एडवाइजर्स नहीं थे जो उनको सही बात नहीं बता रहे थे। लेकिन वो माइंडसेट था। वो एक समय होता है जिसमें आप इसी तरह से सोचते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि हमारे यहाँ कहा जाता है। तो इसलिए ये पूरी एक सिचुएशन है। इस समय ये लोग एक दूसरी तरीके के ओपियम के नशे में हैं, और उस नशे में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, अपना भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। एक लाइन में आप जवाब दे दें, बस लास्ट मेरा क्वेश्चन, कि नवंबर में मिड टर्म पोल्स है अमेरिका में, क्या उससे पहले ट्रंप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं? क्योंकि इजराइल में तो एक जेनोसाइडल माइंडसेट है वहां के लोगों का। वो जब गाजा में बॉम्बिंग हुई तो किस तरह से बीच के
पास जो है वो चेयर्स डाल के अपने हाथ में वाइन लेकर उसको एंजॉय कर रहे थे। तो वहां तो वो माइंडसेट है। अमेरिका की मैं बात कर रही हूँ कि वहां के लोग इसके फेवर में नहीं थे शुरू से। वहां हमने प्रोटेस्ट भी देखे, वहां पॉपुलैरिटी लगातार मूडी की अलग अलग टाइम पर रिपोर्ट्स आई जहां पर ये बताया गया कि कैसे ट्रंप की पॉपुलैरिटी अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। और फिर अभी मिड टर्म पोल्स हैं। क्या आपको लग रहा है कि उससे पहले चाहे कितना भी दबाव सही ज़ायनिस्ट लॉबी का, इज़राइल का, लेकिन उनको ये तो पता है कि उन्हें लोगों के बीच में जाना होगा। अमेरिका में अभी इतनी डेमोक्रेसी तो बची है कि चुनाव जो है शायद फ्री एंड फेयर वहां पर होते हैं, अनलाइक इंडिया। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि वो डर होगा कोई? नहीं, ट्रम्प ने तो बोल दिया है। ट्रम्प ने कहा है कि आई डोंट केयर अबाउट मिड टर्म इलेक्शन। अरे ट्रम्प को क्या है, ट्रम्प तो 2028 तक है, उसके बाद वो बनेगा नहीं। हालांकि बोलता रहता है कि एक और टर्म हम लड़ सकते हैं। तो ट्रम्प का भी माइंडसेट वही है, घूम फिर के नेतन्याहू की तरह। बस ये है कि वो उस तरह के जेनोसाइड की बात खुल के नहीं करता, लेकिन वो भी ऐसी बातें करता है। अभी कह रहा था कि अरे यहां हार जाएंगे चुनाव, हम इजराइल में जीत जाएंगे। लेकिन अब इजराइल में भी एमओयू के बाद अनपॉपुलर हो गया। वही जैसे नेतन्याहू कहता है भारत से जीत जाएंगे हम, भारत में आके। तो क्या कहें बताइए। ये इन लोगों का माइंडसेट ये यही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। और इसमें ये लोग कुछ कुछ ना कुछ तो भाई ट्रम्प कर ही सकता है, कुछ बड़ा हथियार इस्तेमाल कर सकता है, कुछ ईरान को नेस्तनाबूद करने की कोशिश तो कर सकता है। वो अलग बात है वो फेल हो जाए, क्योंकि किसी भी तरीके से वो होने नहीं जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कोई न्यूक्लियर वेपन या टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स का अगर इस्तेमाल होता है या कुछ भी इस तरह की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल होता है, ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप एक साइड लाइन कर दीजिए, जो ह्यूमन लाइफ़्स हैं उनका जो नुकसान होगा वो अनइमेजिनेबल हो सकता है। और हमने देखा है कि दुनिया में किस तरह से जब न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, वो अमेरिका की तरफ से ही किया गया था, तो किस तरह की तबाही हमने देखी है वो दुनिया अभी तक भूली नहीं है। लेकिन ये वही साइकोपैथ लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं अपनी सत्ता को स्थापित किए रहने के लिए कि हम ही हैं दादा और हम ही रहेंगे। और अभी भी देखिए जो जिस तरह से ईरान की पोजीशन बदली है, बहुत खलबली उनके अंदर हो ही रही है और वो सब कुछ दिख भी रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया अमरीश जी आपका नाउज़ पॉडकास्ट का हिस्सा बनने एक के लिए बात अपना। बस लास्ट में जी, कहना चाहता प्लीज़, हूँ प्लीज़। कि यस, यस। ये साइकोपैथ्स की हिस्ट्री है कि उन्होंने हुँ। तबाही की है, लेकिन वो बहुत बुरी मौत मारे गए और उनकी कोई लेगेसी नहीं रही है। तो ठीक है, ये दुनिया को ये भी इस दौर से भी गुजरना है, दुनिया गुजरेगी। जी, बिल्कुल। और दुनिया देखेगी भी। अब तो पूरा लाइव टेलीकास्ट है हर एक चीज़ का। अपने मोबाइल पर आप सब कुछ देख रहे हैं। गाज़ा भी देख रहे हैं, वहाँ किस तरह से तबाह-बर्बाद पूरा कर दिया गया। वहाँ क्या बॉम्बिंग हो रही है, ईरान भी देख रहे हैं और आगे जो होगा वो भी दुनिया देखेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया अमरीश जी आपका अपना वक़्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।